गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, माई सेल्फ सुधीर सर। मेरे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1। तो आज का जो मेरा पेपर है वो है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और लेक्चर नंबर 2 मेरे बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। लेक्चर नंबर 1 में कुछ चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे बच्चों अपनी वीडियोस डालता हूं, तो मेरे जो लेक्चर्स आते हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में आते हैं, राइट। तो लेक्चर 1 में हमने क्या किया था, स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया था, बिल्कुल इजी था सब कुछ। फिर हमने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में हम दो जगह पर काम करते हैं, पॉपुलेशन पे और सैंपल पे। तो डिफरेंस क्लियरली डिफाइन किया गया था कि पॉपुलेशन में और सैंपल में क्या रिलेशन होता है और क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने बोला था कि जब हम डाटा को एनालाइज करेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो जो पॉपुलेशन का एनालाइजेशन होगा उसको पॉपुलेशन का पैरामीटर कहते हैं, जिसको हम एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल फंक्शन, जिसको हम एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक भी कहते हैं। तो डिफरेंस पिछली क्लास में डिफाइन हुआ था, व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द सिमिलैरिटी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। ठीक बेटा, आज हम थोड़ा आगे चलते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है किसी भी डाटा को ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जो डाटा आपको गिवन होता है, तो दो तरीके से जनरली हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो टेबुलर फॉर्म में करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में कोई थ्योरी नहीं है कि भाई आपने टेबल बनाई तो मैं इसके ऊपर कोई थ्योरी आपको डिस्कस करूं, नहीं। लेकिन अगर मैं डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, जिसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा कहते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स हैं बच्चों जिससे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डाटा को। अब आप पूछ सकते हैं सुधीर सर बहुत सारे मेथड क्यों हैं, एक ही मेथड बना देते। बिल्कुल बना देते हैं मेरे बच्चों, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ये प्रॉब्लम है, हम अपनी किसी बात को कहने के लिए बहुत सारे तरीकों का, बहुत सारे मेथड्स का यूज करते हैं। अब बहुत सारे मेथड्स का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि कहीं पे कोई मेथड एप्लीकेबल है, कहीं पे कोई दूसरा मेथड एप्लीकेबल है, और किसी डाटा पे कोई तीसरा मेथड एप्लीकेबल है। तो बहुत सारे कैटेगरी के डाटाज होते हैं, दैट्स वाई बहुत सारे तरीके के मेजरमेंट होते हैं। मेजरमेंट दो टाइप के हमारे पास चलेंगे, न्यूमेरिकल मेजरमेंट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास के अंदर, वो कोई मेजरमेंट डिस्कस करने नहीं जा रहे। आज सिंपली आपके साथ में ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो फ्रीक्वेंसी डाटा है मेरा, उसको ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या वो कैसा दिखेगा, या उस पर क्या फॉर्मुलेशन लगेगी, वो बात की बात है। लेकिन आप किसी भी फ्रीक्वेंसी डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करके ग्राफिकल आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे बच्चों, दैट इज, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, पिक्टोरियल मेथड्स इन डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये आपके टॉपिक का नाम है, जो सिलेबस है आपका वो इस नाम से है। तो मैं सीक्वेंस में चलता हूं, मुझे ये अच्छी बात लगती है कि कुछ भी मैं इधर उधर नहीं करता हूं, बिल्कुल सीक्वेंस में हमें चलना चाहिए। तो जो पिक्टोरियल मेथड्स है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। मतलब मुझे किसी गिवन डाटा को ग्राफिकली या पिक्टोरिकली हमें रिप्रेजेंट करके आपको दिखाना है। तो वैसे तो मेरे बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई दो चार तरीके नहीं होते ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के किसी भी डाटा को। लेकिन हम सारे तरीके ना तो पढ़ सकते ना तो पढ़ा सकते। मतलब क्यों नहीं पढ़ सकते या क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि मेरे बच्चों जो सिलेबस होता है हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होता है। ऐसे तो स्टैटिस्टिक्स बहुत वास्ट है, तो पूरा फोकस स्टैटिस्टिक्स पे तो कर नहीं सकता, उतना वास्ट तो जा नहीं सकता। सिर्फ उतना ही जाना है जितना हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काम होता है या हमारा जिस बेसिस पर एग्जाम आता है। ठीक, तो किसी भी डाटा को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को या फ्रीक्वेंसी डाटा को ग्राफिकली अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला मेथड है डॉट प्लॉट्स। सबसे पहला क्या मेथड है? डॉट प्लॉट्स। वेरी सिंपल। तो जैसा कि नाम भी लिखा है डॉट प्लॉट्स, मतलब जो डाटा होगा उसको डॉट्स के थ्रू या स्टार के थ्रू या क्रॉस के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा,
और वर्टिकल एक्सिस पे आप हमेशा कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपको कोई डाटा वो दे देगा टेबुलर फॉर्म में, एक्स कह देगा एक वेरिएबल है, सपोज x1, सपोज x2 अप टू डॉट डॉट xn, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे देगा सपोज f1, f2 डॉट डॉट fn। ये आपको टेबुलर फॉर्म उसने दे दी, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे मेरे बच्चों कि इस टेबुलर फॉर्म के डाटा को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ताकि मैं इस रिप्रेजेंटेशन का यूज फर्दर कर सकूं। तो आज मैं यूज नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ डिफाइन करूंगा कि ऐसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं बाय द डॉट प्लॉट्स मेथड। और बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो क्या है डॉट प्लॉट्स मेथड? वेरी सिंपल। आप एक्सिस बना सकते हैं, यहां पे आप वेरिएबल लिखेंगे x, यहां पे आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। समझ गए? बिल्कुल सिंपल। और जो भी आपको वेरिएबल्स की वैल्यू दी होगी x1, x2, x3, xn, आप उन सबको अरेंज्ड फॉर्म में यहां पे लिखोगे। मान लीजिए दिस इज x1, मान लीजिए दिस इज x2, मान लीजिए दिस इज x3 अप टू डॉट डॉट दिस इज xn। अब कोरस्पॉन्डिंग आपको डॉट्स को प्लॉट करना है विद द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड विद द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल। तो मान लीजिए x1 के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है f1, सपोज दिस इज 2, सपोज फॉर एग्जांपल। तो कुछ नहीं करना, x1 के कोरस्पॉन्डिंग एट ए इक्वी डिस्टेंस 2 डॉट लगा देने हैं आपको, और आप मेजरमेंट स्केल ऑन वाई एक्सिस बना सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज है तो स्केल छोटा रखिएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो स्केल आप बड़ा रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, जो डॉट्स लगेंगे मेरे बच्चों वो इक्वी डिस्टेंट दिखने चाहिए। हालांकि ये कहा जाता है कि दिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इक्वी डिस्टेंट आपको दिखने चाहिए। अब मान लीजिए आपका x2 है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो कुछ नहीं करना है आपको, x2 के कोरस्पॉन्डिंग आप 3 डॉट लगा दीजिए, दैट्स इट। तो एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपके डाटा का विद द डॉट्स ऑन ए प्लॉटिंग एरिया, दैट्स व्हाई द नेम इज डॉट प्लॉट्स। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। तो इस पे मेरे बच्चों मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिया है। क्वेश्चन मैं बहुत कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाने की, लेकिन मेरा क्या एम होता है कि जब आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला क्वेश्चन आप बोर्ड पे लीजिए। फिर जब मैं असाइनमेंट देता हूं तो उसमें मैं बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस लेता हूं, लेकिन फिर थ्योरी नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि थ्योरी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। तो जब थ्योरी के साथ में जो क्वेश्चन लिया जाता है वो सिंपली उस फॉर्मेट का होता है जिससे आपकी थ्योरी को क्लियर अच्छे से समझाया जा सके। जो असाइनमेंट होते हैं, जो टेस्ट सीरीज होती है, उनमें क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट टाइप के आते हैं। चलिए, तो वो कह रहा कि एक मेरे पास डाटा गिवन है, वेरिएबल दे दिया x और कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे दी f। वेरी सिंपल। तो मान लीजिए इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 का फ्रीक्वेंसी कितना है 2, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 डॉट आएंगे, 2 का कोरस्पॉन्डिंग है फ्रीक्वेंसी 3, तो 3 डॉट आएंगे, 1 2 3। 3 का कोरस्पॉन्डिंग 2 है तो फिर 2 डॉट आएंगे, 4 का कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3 है, 1 2 3। 5 के कोरस्पॉन्डिंग 4 है, 1 2 3 4, और कोशिश कर रखी है कि ये इक्वी डिस्टेंट रहे। नाउ दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा इज नथिंग बट द डॉट प्लॉट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर एग्जामिनर बहुत खुश है आपसे तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन देता है, मतलब ऐसा ही देगा। हां, अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि आपका जो डाटा है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, कंटिन्यूअस डाटा है, तो समझ रहे हो ना, जैसे कभी कभी वो दे देता है 0 to 10 इतना फ्रीक्वेंसी, समझ गए है ना, 10 to 20 इतना फ्रीक्वेंसी, 20 to 30 इतना फ्रीक्वेंसी, 30 to 40 इतना फ्रीक्वेंसी। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन क्लास इंटरवल्स का आप एवरेज निकाल लेंगे, है ना। जैसे 0 to 10 है, उसका एवरेज 5 हो गया तो x1 की वैल्यू 5, 10 to 20 है, उसका एवरेज 15 हो गया तो x2 की वैल्यू 15, और कोरस्पॉन्डिंग सारी चीजें बिल्कुल सेम इस तरीके से आपको प्लॉट कर देनी है। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये जो सिंपल था ये मेरे बच्चों एक मेथड था। अब हम दूसरे ग्राफिकल मेथड्स पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम्स।
जो हिस्टोग्राम है मेरे बच्चों, ये सबसे ज्यादा यूज होता है या सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है टू रिप्रेजेंट द ग्राफिकली ए डाटा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। अब हिस्टोग्राम बेसिकली होता क्या है? हिस्टोग्राम इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सम रेक्टेंगल्स, कलेक्शन ऑफ सम रेक्टेंगल्स। तो मतलब जैसे डॉट प्लॉट में आपने डाटा को रिप्रेजेंट किया था डॉट से, हिस्टोग्राम में हम डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं विद रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल समझते हो? ऐसे कुछ देते हैं। अब इस रेक्टेंगल में दो बातें होती हैं, इसकी हाइट क्या है और इसकी विड्थ क्या है। समझ गए? तो विड्थ अलग तरीके से डिफाइंड होगी, है ना, और हाइट अलग तरीके से डिफाइन होगी। कैसे डिफाइन होगी, क्या करेंगे, वो इस बात पे डिपेंड कर सकता है कि आपका डाटा किस फॉर्मेट का है। मींस आपका डाटा डिस्क्रीट है या आपका डाटा कंटिन्यूअस है। अगर डिस्क्रीट है तो क्लास का विड्थ, क्लास का हाइट अलग फॉर्मेट में डिफाइंड होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो अलग फॉर्मेट में डिफाइंड होगा। लेकिन जब भी आप हिस्टोग्राम बनाएंगे, आपको कुछ रेक्टेंगल्स ग्राफिकली प्लॉट करने होंगे। रेक्टेंगल क्या होता है वो आपको पता है, समझ गए? तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन with respect to या corresponding to some rectangles is called the histogram। बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप हिस्टोग्राम को देखें थोड़ा सा, सबसे पहले हिस्टोग्राम में जो टर्म आती है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मेरे बच्चों, आप जब भी हिस्टोग्राम क्रिएट करेंगे किसी भी गिवन टाइप डाटा का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। तो दो तीन बातें होती हैं, एक बार रिकॉल मैं करा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डाटा है, एक्स का कोई डाटा है, सपोज डिस्क्रीट ले लेते हैं एक सेकंड के लिए, x1, x2, x3, xn। उसकी होती है एक फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, fn। एक होती है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो शायद हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का शायद आपको मतलब पता होगा, x1 के कोरस्पॉन्डिंग f1 ही रहता है, x2 के कोरस्पॉन्डिंग f1 प्लस f2 हो जाता है, x3 के कोरस्पॉन्डिंग f1 प्लस f2 प्लस f3 हो जाता है। वेरी सिंपल। लेकिन आज जो मैं टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव का मतलब होता है कि परसेंटेज शेयर ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द ऑल टोटल फ्रीक्वेंसी। मींस अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है ऑफ द वेरिएबल एक्स आई, दिस इज डिफाइंड एज द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। आप समझिए, हाउ वी डिफाइन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू द वेरिएबल एक्स आई, है ना। तो जैसे फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स आई होती है, ऐसे ही कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स आई होती है, ऐसे ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स आई होती है। अब कैलकुलेट कैसे होगी? तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है जिस भी वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग। तो कैसे निकालेंगे? उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव फिनोमिना। तो रिलेटिव फिनोमिना मतलब आपने शायद कभी पढ़ा होगा परसेंटेज फिनोमिना। तो रिलेटिव फिनोमिना और परसेंटेज फिनोमिना बिल्कुल दोनों सेम बात होती है कि पूरे जो डाटा है, जो टोटल डाटा है, उसके अंदर एफआई का कितना परसेंटेज शेयर है, वो रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वेरी इजी कि भाई कोई आप डिस्कस करेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैंने आपको इजीली समझा दिया। हां, एक बात की गारंटी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर एक वेरिएबल एक्स आई के कोरस्पॉन्डिंग। अगर आपका डाटा कंटिन्यूअस है तो भी आपको कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी टू द क्लास इंटरवल। अब जैसे यहां वेरिएबल एक्स आई के कोरस्पॉन्डिंग लिया है क्योंकि डाटा डिस्क्रीट था। अगर आपका क्लास इंटरवल होता 0 to 10 फ्रीक्वेंसी f1, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी f2, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी f3, तो भी कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होती है जब भी आप हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे। बी केयरफुल, ठीक है। चलिए जी, तो मेरे बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं। अब बारी आती है हिस्टोग्राम। सुधीर सर आप बनाते कैसे हो? वेरी सिंपल। तो टॉपिक आ गया कंस्ट्रक्टिंग ए हिस्टोग्राम फॉर
डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, अब मेरे बच्चों डाटा दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। तो हिस्टोग्राम भी दोनों ही फॉर्मेट में बनेगा, डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूअस में भी। अब शायद आपको डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा के बीच का जो डिफरेंस होता है वो मेरे हिसाब से वेल डिफाइंड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या हुआ, अगर हम कंस्ट्रक्ट करें हिस्टोग्राम को फॉर ए डिस्क्रीट डाटा, तो सबसे पहले तो डिस्क्रीट डाटा होता क्या है, x इज द वेरिएबल, f इज द फ्रीक्वेंसी, x1 के कोरस्पॉन्डिंग f1, x2 के कोरस्पॉन्डिंग f2 अप टू डॉट डॉट xn के कोरस्पॉन्डिंग मेरे बच्चों fn। डिस्क्रीट डाटा आपको मिल गया। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो कैसे बनेगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, वेरी इजी। अगर मैं मान लेता हूं एक सेकंड के लिए, लेट समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ i इज इक्वल टू कैपिटल N। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, पहले वाले की बनेगी f1 डिवाइडेड बाय n, दूसरे वाले की बनेगी f2 डिवाइडेड बाय n अप टू सो ऑन, इसकी क्या बनेगी fn डिवाइडेड बाय n। बिल्कुल सिंपल है, राइट। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो आप कुछ मत करो, सबसे पहले तो आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री प्लॉट करो। यहां पे वेरिएबल होगा x, ठीक, और ऊपर जो हाइट होगी वो रेक्टेंगल की हाइट होगी, ठीक है, विड्थ बनेगी और रेक्टेंगल की हाइट बनेगी। जो हाइट होगी वो मेजर होगी बाय द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। और अब यहां पे क्लास इंटरवल तो है नहीं, यहां पे क्या है, डिस्क्रीट डाटा x1 x2 x3 xn। तो आपको क्या करना है मेरे बच्चों, सबसे पहले आप उस डिस्क्रीट डाटा को यहां पे प्लॉट करेंगे। मान लो दिस इज x1 एंड दिस इज x2, दिस इज x3 अप टू डॉट डॉट xn, ठीक। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी विड्थ मेजर कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, जिसके सेंटर में आपके ये वेरिएबल हो। और पॉइंट टू बी नोटेड, वो जो विड्थ आप कंसीडर करेंगे वो मिनिमम पॉसिबल कंसीडर करनी है बिटवीन द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डाटा ऑब्जर्वेशन। मींस जैसे मान लीजिए ये ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखी हैं x1 x2 x3 xn, तो ये इक्वी डिस्टेंट हो ये तो जरूरी है नहीं, हो सकता है एक 1 हो, एक 5 हो, एक 7 हो, एक 8 हो, तो कहीं पे डिफरेंस ज्यादा होगा, कहीं पे डिफरेंस कम होगा। तो जो मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस है आप उतना विड्थ कंसीडर करेंगे, जो भी मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस है इन कॉन्जिक्यूटिव जो ऑब्जर्वेशंस है उनके बीच का। फिर उतने विड्थ का एक रेक्टेंगल आप परफॉर्म कराएंगे जिसकी हाइट होगी कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और जिसका सेंटर होगा वो ऑब्जर्वेशन। तो मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल ये पहले वाली जो x1 है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 0.7 सपोज, है ना, और विड्थ है 1 इंचेस, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, डजंट मैटर, वो आपका है सपोज। तो मैं क्या करूंगा, इतने का सेंटर लेके और यहां पे एक रेक्टेंगल बना दूंगा ऐसे, जिसकी हाइट होगी 0.7। अब ये जो विड्थ है आप समझ गए होंगे, ये कभी भी हाफ इधर जाएगी हाफ इधर जाएगी, सेंटर में रहेगी आपकी ऑब्जर्वेशन, तो कभी भी ये ओवरलैप नहीं करेगी। हो सकता है दूसरे वाली ऑब्जर्वेशन पे आपका रेक्टेंगल कुछ ऐसे बन जाए, समझ गए। तो जो विड्थ कंसीडर करते हैं वो इन ऑब्जर्वेशन या जो कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जर्वेशन है उनके बीच के जो डिफरेंस है वो वैरी करेंगे, जो भी मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस होगा उसको हम विड्थ लेते हैं, और जब हम रेक्टेंगल प्लॉट करते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन को हम सेंटर पे प्लॉट करते हैं मेरे बच्चों। अगर आपने विड्थ बड़ी ले ली तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप इसको सेंटर पे डालोगे तो ये ओवरलैप कर सकता है, तो ओवरलैपिंग से बचने के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है। वेरी सिंपल, एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। देखिए बिल्कुल मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है। मेरे पास एक डाटा है
1 2 5, तो 1 और 2 के बीच में 1 यूनिट का गैप है, लेकिन 2 और 5 के बीच में 3 यूनिट का गैप है, फिर 1 यूनिट का गैप है, 6 और 8 के बीच में फिर 2 यूनिट का गैप है। तो गैप डिफरेंट हो सकते हैं ऑब्जर्वेशंस के बीच में। तो जो मैं डाटा लेता हूं या जो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लेता हूं पढ़ाते टाइम, वो अल्टीमेट होता है, क्योंकि उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब अगर मैं डाटा ले लेता 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो विड्थ हो जाती है वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाती, लेकिन एग्जाम में जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट हो सकती है। तो यहां पे जो मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस है वो है 1 यूनिट का। अब देख लीजिए, इन दोनों के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है, इनमें 3 यूनिट का, इनमें 2 का, सॉरी इनमें 1 का, फिर 2 का, फिर 1 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 का, अप टू सो ऑन। तो मिनिमम पॉसिबल जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है। तो जो भी मैं रेक्टेंगल लूंगा उसकी विड्थ मैक्सिमम 1 यूनिट के बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक, चलिए अब क्या हुआ, मैंने डाटा लिख दिया, फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिख दी 1 2 3 2 4 समथिंग। अब आपको सबसे पहले क्या करना था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी थी हर एक ऑब्जर्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग। तो आपने टोटल सम किया होगा सबका, आपने टोटल सम करके n कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। फिर आपने जब x1 के कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली होगी तो 1/n किया होगा, आपको कुछ आया होगा 2। फिर जब 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 फ्रीक्वेंसी है तो 2/n किया होगा, आपका कुछ आया होगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपने बना लिया। अब आती है हिस्टोग्राम बनाने की बारी। तो मान लीजिए मैंने 1 यूनिट का कोई गैप लिया होगा या 0.5 यूनिट का गैप लिया होगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरे बच्चों क्या किया, हमने पहले तो सारे डाटा को प्लॉट किया 1 2 5, तो 1 हमने यहां लिखा, 2 हमने यहां लिखा और फिर 5। तो आप गलती से भी 1 2 यहां पे 5 मत लिख दीजिएगा, समझ में आया। आप यहां पे 5 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि जब आप सीक्वेंस में चलेंगे तो आप स्केल्ड पे काम कर रहे हैं, आप ग्राफ पे काम कर रहे हैं। तो ग्राफ पे तो आपको स्केल डिफाइन होना होता है ना, कि 1 का मतलब 0.5 मिलीमीटर, या 1 का मतलब 1 मिलीमीटर, या 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर। वो आप डिसाइड करते हैं, वो मैं नहीं डिसाइड करता, आप करेंगे। लेकिन जो भी करेंगे आप, ऐसा तो नहीं है ना कि जो पहले ऑब्जर्वेशन है वो पास पास आ जाएंगी, जो बाद की ऑब्जर्वेशन है वो दूर दूर हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये साइंटिफिक नहीं है। तो हम सारे नंबर प्लॉट्स करेंगे 1 2। अब पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे मैंने 3 नहीं लिखा है, 4 नहीं लिखा है, क्योंकि 3 और 4 मेरे डाटा में नहीं था। डायरेक्ट मैंने 5 लिखा है, लेकिन 5 वहीं पे प्लॉट होगा जहां पे उसकी डिस्टेंस मेजर हो रही होगी। आप गलती से भी यहां पे 5 नहीं लिख सकते। फिर मैंने 6 लिखा, अब 7 नहीं था तो 7 का प्लेस छोड़ दिया, 8 लिखा, 9 10 11 12 13, बाकी सारी चीजें थी मेरे पास। अब मैंने एक विड्थ डिसाइड कर ली, इस पॉइंट को सेंटर में रखना है, और हाइट जो है वो कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो पहले का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.043। तो यहां पे मैंने स्केल डिफाइड कर रखा है, 0.05 ये है, 0.10 ये है, 0.15 ये है, 0.20 ये है। तो स्केल मैंने डिफाइन कर दिया बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट पे। तो जिसकी जो क्लास फ्रीक्वेंसी बन रही है वो मैंने प्लॉट कर दिया। अब जैसे 8 है, 8 के कोरस्पॉन्डिंग जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 0.173 है, और ये क्या है 0.20, ये क्या है 0.15। तो ऑब्वियसली इसके बीच में कहीं हाइट आएगी, इसके बीच में कहीं हाइट आ रही है, और विड्थ उतनी ही रखनी है। 8 को सेंटर में ले लिया और रेक्टेंगल बना दिया, दैट्स इट। मतलब एक रफली आइडिया देना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप नैनो मिलीमीटर पे भी आप फोकस करेंगे, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, है ना। ऊपर का स्केल क्या लिया है आपने, ये करेक्ट होना चाहिए। दूसरा, ये जो पॉइंट्स आपने गलती से लिख भी मत देना इनको, कभी 1 2 के बाद 3 4 5 लिख दो, नहीं, 3 4 नहीं लिखना है, बस आप डॉट करके छोड़ सकते हो, है ना। और डिस्टेंस उतनी ही रखनी है जितना आपने स्केल किया हुआ है। तो मेरे बच्चों, दिस इज ए हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिस्क्रीट डाटा। तो हिस्टोग्राम मैंने क्या बताया था, कलेक्शन ऑफ सम रेक्टेंगल्स। लेकिन वो रेक्टेंगल्स किस फॉर्मेट में बन रहे हैं, किस चीज का आपको ध्यान रखना है, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए खैर,
आगे चलते हैं मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। आगे है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हिस्टोग्राम फॉर कॉन्टिन्यूअस डाटा। बिल्कुल सिंपल है। क्या हुआ मेरे बच्चों कि जो डाटा है अब वो डिस्क्रीट फॉर्मेट में ना होके वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में है। तो कंटिन्यूअस डाटा का मतलब आप समझते होंगे, है ना, कि जैसे 0 to 10 इतना फ्रीक्वेंसी, 10 to 20 इतना फ्रीक्वेंसी, 20 to 30 इतना फ्रीक्वेंसी, 30 to 40 इतना फ्रीक्वेंसी। काम यहां पे भी आपको वही करना है, क्या, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी होगी। लेकिन जब हम कंटिन्यूअस डाटा पे वर्क करते हैं तो दो टाइप की सिचुएशन हमारे पास कभी कभी बन जाती है। पहली सिचुएशन है इक्वल क्लास विड्थ। इक्वल क्लास विड्थ का मतलब है जो क्लास इंटरवल होंगे उनकी जो विड्थ होगी वो बिल्कुल सेम होगी। जैसे 0 to 10 में 10 विड्थ है, 10 to 20 10 विड्थ है, 20 to 30 10 विड्थ है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक इंटरवल दे दिया 0 to 5, दूसरा दे दिया 5 to 15, फिर दे दिया 15 to 50। ऐसे क्लास विड्थ अनइक्वल भी हो जाती है। तो जब अनइक्वल हो जाएंगी तो हिस्टोग्राम किसी और तरीके से बनेगा, और अगर इक्वल है तो हिस्टोग्राम किसी और तरीके से बनेगा। बिल्कुल सिंपल है। तो पहला जो केस है मेरा वो है इक्वल क्लास इंटरवल का। तो कुछ ऐसे आपको डाटा मेरे बच्चों वो दे देगा, जैसे सपोज 0 to 10 फ्रीक्वेंसी F1, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी F2, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी F3, 30 to 40 फ्रीक्वेंसी F4। समझ गए? तो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ F1, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ F2, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ F3, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ F4। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप बनाएंगे और फिर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे हिस्टोग्राम। यहां पे आप क्लास इंटरवल लेंगे और यहां पे आप लेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि आपके रेक्टेंगल की हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। आपके रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो क्या है? वो क्लास इंटरवल है। लेकिन कब? जब आपकी इक्वल क्लास विड्थ है। तो जैसे 0 to 10 मान लीजिए मैं ले लूं, मान लीजिए मैंने ले लिया 0 to 10 और कुछ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हाइट पे बना दोगे, 0 to 10 क्लास इंटरवल हो गया, ऐसे एक रेक्टेंगल आपने बना दिया। सपोज अगले वाले की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थोड़ी इंक्रीज हो गई, सपोज, तो थोड़ा इंक्रीज हो गया तो रेक्टेंगल की हाइट उतनी ही ले लेंगे और फिर आप 20, दैट्स इट, है ना। तो वो डिपेंड करेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। अभी मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लूंगा, उसमें आपको और चीजें भी क्लियर हो जाएगी। यहां पे आपको बस एक चीज का ध्यान देना है कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका जो क्लास इंटरवल होता है उसकी जो विड्थ होती है वो फिक्स रहती है, वो सेम रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं रहती। वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपसे, ऐसे जैसे उसने बोला कि 1 to 10 एक क्लास इंटरवल है, फिर है 11 to 20, फिर है 21 to 30, फिर है 31 to 40। ठीक है मेरे बच्चों। अब यहां पे अगर आप देखें, जो पहली क्लास है उसमें 9 यूनिट का गैप है, तो उसकी विड्थ है 9 यूनिट। जो नेक्स्ट है उसमें भी 9 यूनिट, जो नेक्स्ट है उसमें भी 9 यूनिट, और जो लास्ट है उसमें भी 9 यूनिट। बट ये जो क्लास इंटरवल आप देख रहे हैं इसमें जो बाउंड्रीज है वो मैच नहीं कर रही। पहले वाले की अपर बाउंड्री और दूसरे वाले की लोअर बाउंड्री मैच नहीं कर रही। तो यहां पे जो क्लास इंटरवल्स है उनमें मेरे बच्चों गैप है। तो सबसे पहले अगर ऐसा आपको सिचुएशन आती है तो आपको इस गैप को फिल करना होगा। फिल इन द सेंस कि आप इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और प्रीवियस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोअर लिमिट में से माइनस कर दीजिए और अपर लिमिट में से प्लस कर दीजिए, ताकि आपकी जो क्लास की जो बाउंड्रीज है
वो कॉमन हो जाए। कॉमन करनी ही पड़ेगी, मतलब आपको कंटिन्यूअस मैनर में बनाना ही पड़ेगा। तो अगर गलती से डाटा ऐसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल सपोज, तो सबसे पहले आप मेरे बच्चों क्या करोगे, इस डाटा को कन्वर्ट करोगे कंटिन्यूअस क्लास लेंथ में। कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे मान लीजिए इनके बीच का गैप 1 यूनिट है, तो हाफ लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हाफ अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो क्या आएगा, मेरा नया डाटा कंस्ट्रक्ट होके 0.5 से लेके 10.5। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दिया, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दिया, क्योंकि इस इंटरवल का जो क्लास लेंथ थी उसके जो गैप है वो 1 यूनिट है। तो फिर यहां क्या आ जाएगा, 10.5 से लेके 20.5 तक। यहां क्या आ जाएगा, 20.5 से लेके 30.5 तक। और मेरे बच्चों 30.5 से लेके 40.5 तक। बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, F1, F2, F3, F4, है ना। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ F1, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ F2, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ F3, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ F4। बिल्कुल सिंपल, बस डाटा जो कि अनइक्वल है, अनमैच्ड क्लास बाउंड्रीज है, आपको मैच्ड क्लास बाउंड्री करनी ही पड़ेगी। चलिए एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है। तो क्या है, वो कह रहा है कि मेरे पास एक डाटा है, आपको उसका हिस्टोग्राम बनाना है। क्लास इंटरवल जो दिए गए हैं वो गौर से देखिए, 1 to 5 है, फिर है 6 to 10। तो मैंने जानबूझ के जो बाउंड्रीज है वो मैच नहीं कराई ताकि आपको अपनी बात समझा सकूं। फिर है 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25 और 26 to 30। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जो क्लास की जो विड्थ है वो सबकी सेम है, 4 यूनिट, है ना। 1 to 5 4 यूनिट, 6 to 10 4 यूनिट, 11 to 15 4 यूनिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीक्वेंसी दे दी 4 3 4 2 3 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो क्वेश्चन है मेरे एज इट नोट्स में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी, तो यहां पे मैंने निकाल के कैलकुलेट करके लिखी हुई है, आपको कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब वो लिख रहा है, सिंस द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना। वो कह रहा है कि आपका जो ग्रुप है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक हो जा रहे हैं बाउंड्रीज पे। तो सबसे पहले वी फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू ए कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एज, सामने लिख दिया आपके। तो मैंने क्या बोला था, इनके बीच का गैप देखिए 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट है तो हाफ, मतलब एग्जैक्टली हाफ, उसमें से लोअर लिमिट में से माइनस कर दीजिए और अपर लिमिट में प्लस कर दीजिए और सेम डाटा लिख दीजिए। तो देखिए इसमें से माइनस किया, इसमें प्लस किया, ये बन गया। इसमें से माइनस किया, इसमें प्लस किया, ये बन गया, अप टू सो ऑन। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी कभी वो डाटा ऐसे दे देता है, थोड़ा सा वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और कभी कभी डायरेक्ट वो डाटा आपको ऐसे दे देता है, कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब हिस्टोग्राम कैसे बनेगा वो भी मैं बता चुका हूं। तो कैसे प्लॉट करेंगे, पहले 0.5 से लेके 5.5 तक, ये रहा जी 0.5 से लेके 5.5 तक, तो क्लास की विड्थ बना दी। फिर 5.5 से लेके 10.5 तक, फिर 10.5 से लेके 15.5 तक, फिर 15.5 से लेके 20.5 तक। अब जो हाइट है, हाइट कौन डिसाइड करेगा, हाइट डिसाइड करेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आप जा सकते हैं। तो पहले वाले का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.19, तो यहां पे भी मैंने स्केल कर दिया होगा 0.1, 0.2, 0.15, है ना। अब पहले वाले का जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.19 और ये है 0.2, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहां तक नहीं गया, इससे थोड़ा कम गया और रेक्टेंगल बना दिया। तो विड्थ आपको पता है, हाइट आपको पता है, बॉक्स बना दीजिए। अब अगले वाले का जो हाइट है वो थोड़ा कम हो गया, अगले वाले का कम है तो कम लिख दिया। फिर अगले वाले का और थोड़ा बढ़ गया तो फिर ऊपर पहुंचा दिया। फिर थोड़ा कम हो गया, फिर नीचे आगे, कोरस्पॉन्डिंगली नीचे आना। जैसे ये है ना 0.095, तो 0.1 से कहीं ना कहीं नीचे आएगा, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है। मतलब नॉट एग्जैक्टली आपको उतना स्केल पे ध्यान देना है, बट ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप कुछ भी लिख देंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे बच्चों
हो सकती है आपको, वो करेक्ट नहीं करेगा, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था कि अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा है जिसका जो इंटरवल की जो विड्थ है वो इक्वल है, वो सेम है, तब आप ऐसे करेंगे। तो अगर आपका ग्रुप डाटा कंटिन्यूअस फॉर्मेट में है तो डायरेक्ट आप लिख देंगे, और ग्रुप डाटा अगर कंटिन्यूअस फॉर्मेट में नहीं है तो आपको पहले ग्रुप डाटा को कंटिन्यूअस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं समझा चुका हूं आपको, वेरी सिंपल। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चों दूसरा था इसी में कि आप हिस्टोग्राम बनाइए लेकिन अनइक्वल क्लास विड्थ है आपकी क्लास विड्थ कैसी है, अनइक्वल। अब यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपकी क्लास विड्थ अनइक्वल है तो आप जब हाइट लिखेंगे, समझ गए, जब हाइट लिखेंगे रेक्टेंगल की, वो कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। आप समझिए गौर से। तो क्योंकि पिछले वाले केस में हर एक रेक्टेंगल की जो विड्थ थी वो बिल्कुल सेम आ रही थी, तो कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मेरा काम चल रहा था। बट अगर डाटा कुछ ऐसा हो जाए आपका कि पहले वाले का जो क्लास विड्थ है वो 0 to 5 और दूसरा है 5 to मान लीजिए 15 और फिर है मान लीजिए 15 to 20 और फिर है मान लीजिए 20 to 50, समझ गए। तो क्या है, मैंने डाटा यहां ग्रुपिंग कंटिन्यूअस ले ली। अगर ग्रुपिंग कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर से आपको वही लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे। बट वो मेरा सवाल नहीं है, सवाल है अगर आपकी जो क्लास की जो विड्थ है अगर वो अनइक्वल है, जैसे पहले वाले में है 5 यूनिट्स, दूसरे वाले में है 10 यूनिट्स, फिर तीसरे वाले में फिर 5 यूनिट्स और फिर है 30 यूनिट्स, तो जो हाइट बनती है रेक्टेंगल की वो कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बनती है। कैसे बनती है समझाऊंगा अभी आपको। तो मान लीजिए एक डाटा है आपका और फ्रीक्वेंसी ले लिया आपने F1, F2, F3 और F4, बिल्कुल सिंपल है। तो हाइट डायरेक्टली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी, लेकिन इस केस में भी आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू F1, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू F2, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू F3, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू F4, सिंपल बिल्कुल। लेकिन अब बारी आती है कि सर जो कोरस्पॉन्डिंग आप रेक्टेंगल बनाएंगे क्योंकि विड्थ सेम नहीं है तो हाइट क्या बनेगी। मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। जो कोरस्पॉन्डिंग हाइट बनने वाली है उसमें आप क्या करेंगे, तो आप चाहो तो हाइट लिख सकते हो, कुछ नहीं करना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। ठीक है बेटा। तो हाइट हम जो बनाएंगे वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से ना बना के क्या फॉर्मूला हमने क्रिएट किया कि कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय उसका क्लास विड्थ। तो अगर किसी का क्लास विड्थ ज्यादा होगा, आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को उससे डिवाइड करोगे तो वहीं पे एडजस्टमेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी और जो रेक्टेंगल का एरिया है वो सुटेबली आपके डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। अब सिमिलरली अगर सेकंड वाले का हाइट देखना होगा तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वाला डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ जो उसकी है, जो इसकी क्लास विड्थ है, समझ गए, बिल्कुल सिंपल है। और जैसे ही आपको हाइट मिली और आपको विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, जो विड्थ कम ज्यादा है उनका एडजस्टमेंट मैंने यहां से कर दिया, आपका हिस्टोग्राम क्रिएट हो जाएगा और वो करेक्टली मेजर करेगा आपके डाटा को। समझे बेटा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सिंपल है। बस आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे काम ना करके क्लास की हाइट किसी दूसरे फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी, विच इज नथिंग बट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग क्लास विड्थ, दैट्स इट, सिंपल है बिल्कुल। और यहां डाटा कंटिन्यूअस लिया है, अगर डिस्क्रीट होता 0 to 5, 6 to 15 तो आपको जो गैप है उससे प्लस माइनस करना होता, ये रूल है। ठीक। अब एक डाटा ले लेते हैं आपके लिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, वही आपको हिस्टोग्राम बनाना था, लेकिन डाटा को गौर से देखिए। 0 to 5, 5 to 10, 5 यूनिट का गैप है दोनों में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आगे आए 10 to 20, 10 यूनिट्स का गैप हो गया, फिर 20 to 25, फिर 5 यूनिट्स का गैप है, फिर 25 to 14, 15 यूनिट्स का गैप है, और
फिर 40 to 45, फिर 5 यूनिट का गैप है। तो कहीं ज्यादा गैप है, कहीं कम गैप है, तो जो क्लास इंटरवल्स हैं मेरे बच्चों वो इक्वल नहीं है, तो विड्थ इक्वल नहीं बनेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में देखेंगे। तो फिर कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख दी और कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर ली। बट क्योंकि क्लास की जो विड्थ है वो इक्वल नहीं है, तो आप रेक्टेंगल की हाइट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मेजर नहीं करेंगे, आपको किसी दूसरे फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो आपको हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हाइट कैलकुलेट मेरे बच्चों? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ 5 थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इतना था, इससे इसको डिवाइड करिए, ये आएगा। आप इससे 5 से डिवाइड करिए, सेम आएगा। लेकिन जब आप यहां पे आएंगे तो इसको डिवाइड 10 से करेंगे, क्योंकि यहां पे जो क्लास विड्थ है वो 10 है, ये आएगा। जब आप यहां पे आएंगे फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे। जब आप यहां पे आएंगे इसको आप 15 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो लास्ट वाली रो मैंने लिखी है इससे आपको रेक्टेंगल की हाइट मिल जाएगी। जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो अभी भी ऊपर से ही मिलेगी। तो अगर आप यहां देखें, पहले वाले का विड्थ था 0 to 5, हाइट मेजर करी, कुछ लिख दिया। फिर था 5 to 10, हाइट मेजर करी, कुछ लिख दिया, 5 यूनिट थी। लेकिन जो इसमें था ना 10 यूनिट था, तो मेरे बच्चों आपको 10 यूनिट देना पड़ेगा और पूरा स्केल से देना पड़ेगा 10 यूनिट। और हाइट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से नहीं, किसी दूसरी चीज से फॉर्मूला। तो जैसे जैसे विड्थ बढ़ती चली जाती है ना, वैसे वैसे ही हाइट थोड़ी छोटी होती चली जाती है। ऑब्वियसली फॉर्मूला उसी फॉर्मेट का है, ताकि जो एरिया है आपके रेक्टेंगल का वो फ्रीक्वेंसी डाटा को परफेक्टली डिफाइन कर सके, है ना। तो फिर यहां 5 विड्थ थी, तो फिर यहां हाइट ऊपर हो गई। फिर यहां 15 थी विड्थ, तो थोड़ा और कम हो गया, अप टू सो ऑन। तो जिस केस में आपका इक्वल विड्थ नहीं होगी डाटा में, उस केस में आपको जो हाइट निकालनी पड़ेगी वो डायरेक्टली आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से नहीं निकाल सकते, कोई दूसरा अनदर फॉर्मुलेशन यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मुलेशन है? हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल इज नथिंग बट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग क्लास विड्थ। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चों, बिल्कुल भी। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब जो थर्ड मेथड है आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। 3 मेथड हमें पढ़ाने हैं आपको। डॉट प्लॉट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, हिस्टोग्राम की बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ कर ली। अब थर्ड है, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। क्या करना है आपको? मान लीजिए आपको डाटा दे दिया कोई, तो वेरिएबल यहां लिखिए और फ्रीक्वेंसी यहां लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो आपका वेरिएबल है x1, उसका फ्रीक्वेंसी है f1 सपोज, तो आप यहां पे एक प्लॉट कर दीजिए पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपका दूसरा वेरिएबल है x2 और उसका फ्रीक्वेंसी है f2, लेकिन वो कम है फ्रीक्वेंसी, तो यहां प्लॉट कर दीजिए, सपोज दिस इज f2। फिर है आपका x3 और वो बहुत ज्यादा है, तो कोरस्पॉन्डिंग जहां भी प्लॉट आ रहा है वहां कर दीजिए, सपोज दिस इज f3, सपोज, है ना। मान लीजिए आपका x4 है ये, और उसका फ्रीक्वेंसी सपोज यहां आ रहा है। तो ऐसे आप डॉट्स एक बार बना दीजिए, और फिर मेरे बच्चों इन डॉट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन से अटैच कराइए। ऐसे पहले यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। नाउ मतलब ऐसे ही करते चले जाइए। नाउ दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो अनदर रिप्रेजेंटेशन है आपके किसी भी डाटा को लेके। वेरी सिंपल, मतलब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है यहां पे। अब यहां पे एक बात है कि अगर सर डाटा कंटिन्यूअस हो तो बिल्कुल पॉसिबल है, तो कुछ नहीं करना। अगर आपका डाटा कंटिन्यूअस है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो जो क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू है उसको आप xi कंसीडर करेंगे। वो डायरेक्टली आप यहां प्लॉट नहीं करेंगे, यहां पे आपको x1, x2, x3, xn ही प्लॉट करने हैं। तो जितने भी डाटा कंटिन्यूअस फॉर्मेट के होते हैं, जिनकी क्लास इंटरवल आपको गिवन होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, जो क्लास का इंटरवल है उसकी मिड वैल्यू को कोरस्पॉन्डिंग टू xi प्लॉट करते हैं, फ्रीक्वेंसी प्लॉट होती है, और जो भी फ्रीक्वेंसी पॉइंट होंगे उनको आप बाय द स्ट्रेट लाइन अटैच कर देंगे, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं दिखाता हूं। तो क्या है मेरे बच्चों, डाटा लिया है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डन। कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी है, तो
प्लॉट कर दिए अपने पॉइंट्स मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ प्लॉट कर दिया। कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी प्लॉट करता चला गया। कोई ज्यादा हो सकती है, कोई कम हो सकती है, मुझे कोई मतलब नहीं है ना। कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये सब स्केल्ड होना है, बस ये चीज का ध्यान रखना, स्केल्ड होना है ना। अगर आपने बोला 1 यूनिट का मतलब 1 इंचीज है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप पहले ही देख लीजिएगा। अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज है तो बड़े नंबर को छोटे स्केल से करना, और अगर नॉर्मल है नंबर्स तो जितना नंबर है उतने ही स्केल से करना, वो आपका मन है। फिर क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को अटैच करते हुए चले जाएंगे बाई ए स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेरे बच्चों मिल जाएगा। तो मेरे बच्चों आज की जो क्लास थी होप सो आपको समझ में आई होगी। मैंने सिंपली कोई मेजरमेंट नहीं पढ़ाया अभी आपको, हालांकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मेजरमेंट भी होंगे। मेजरमेंट दो टाइप के होंगे, न्यूमेरिकल मेजरमेंट और ग्राफिकल मेजरमेंट। तो ग्राफिकल मेजरमेंट बात की बात है, पहले आज हमने ये सिखाया कि किसी भी डाटा को टेबल में तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली उस डाटा को, पिक्टोरियली उस डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो होप सो आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी मेरे बच्चों। फिर भी कोई डाउट है तो आपके पास मेरा नंबर है, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और वहां से आप मुझे डायरेक्ट कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं कि सुधीर सर, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा, पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब पे हमने कोई बात बोल दी, हो सकता है कुछ मुंह से गलत निकल जाए, बेटा बिल्कुल भगवान तो हम है नहीं, हो सकता है ऐसा, तो आप बोल से या कोई गलत चीज लिख दे, आपको ना समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि सुधीर सर आपने इस वीडियो में ये प्रॉब्लम है, जरा एक बार आपको देखो, तो हम उसको देखेंगे मेरे बच्चों। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, बट फिर भी हो सकता है। तो चलिए जी, होप सो आपको सारी चीजें अच्छे से समझा पा रहा हूंगा मैं बेटा। थैंक यू वेरी मच, बाय।